मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिप्थीरिया के बारे में, डिप्थीरिया डिजीज के बारे में। आज की क्लास में जो है वुपिंग कफ को परट्यूटिस भी बोलते हैं, इन डिजीज के बारे में जो है स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन। वुपिंग कफ आल्सो नोन एज परट्यूटिस। अब जो है वुपिंग कफ को, जिसको काली खांसी हिंदी में बोलते हैं, इनको परट्यूटिस के नाम से भी जानते हैं। इज ए हाईली कंटिन्यूअस रिस्पिरेटरी डिजीज। अब जो है यह डिजीज जो है यह रिस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत आते हैं। काउज्ड बाय द बैक्टीरियम बॉर्डेटेला। यह जो है कौन से बैक्टीरिया के वजह से होता है? बैक्टीरियम बॉर्डेटेला नामक बैक्टीरिया के वजह से होता है। बॉर्डेटेला नामक परट्यूटिस के वजह से ये बीमारी होती है। इट स्प्रेड्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। ये बीमारी जो है खांसी से छींकने के वजह से जो है ये बीमारियां जो है संक्रमित होती है, फैलती है। दिस डिजीज मेनली अफेक्ट इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। ये बीमारी जो है ज़्यादातर बच्चों और यंग बच्चों में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। एंड काउज सर्व कफिंग फिट्स व्हेन ए कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो है इन बीमारियों में जो है ज़्यादा मात्रा में खांसी वगैरह होते हैं। वुपिंग साउंड वैक्सीनेशन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट। अब जो है काली खांसी से बचने के लिए इन वुपिंग साउंड कफ में जो है ज़्यादा मात्रा में खांसी वगैरह होते हैं, नाक से पानी गिरते हैं, तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए जो है वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। तभी जो है इन बीमारियों से जो है बचा जा सकता है, इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। डायग्राम में जो है इन जो इन्फेंट्स जो दिख रहे हैं, इनको जो है वुपिंग कफ है, जिसको काली खांसी बोलते हैं, परट्यूटिस बोलते हैं। ये सिम्टम्स उन बच्चों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। हल्का फीवर रहेगा, खांसी बार बार आएगा, नाक से पानी गिरेंगे। ये सब सारे सिम्टम्स जो है वुपिंग कफ में जो है देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है काउजेटिव एजेंट। अब कौन से एजेंट के वजह से वुपिंग कफ, काली खांसी, परट्यूटिस नामक डिजीज जो है ये फैलती है? तो वुपिंग कफ इज ए काउज्ड बाय द बैक्टीरियम बॉर्डेटेला। यह जो है बैक्टीरिया बॉर्डेटेला नामक परट्यूटिस के वजह से जो है, बॉर्डेटेला नामक बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी जो है फैलती है, संक्रमित होती है। द बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। अब जो है यह बैक्टीरिया जो है यह रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करते हैं, उनको संक्रमित करने का काम करते हैं, और जो है वहाँ जो है टॉक्सिन्स जो है, विषैले पदार्थ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके वजह से डेट काउज सर्व कफिंग, जिसके वजह से खांसी वगैरह जो है वो स्टार्ट होते हैं टॉक्सिन्स के वजह से। द डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड। अब ये डिजीज जो है हवा के माध्यम से अगर कोई जो है इन्फेक्टेड पर्सनस अगर वो छींकते हैं, तो उनके कांटेक्ट में कोई और पर्सनस आते हैं, तो उनसे जो है ये बीमारी जो है एक दूसरे से फैलती है। एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आने से जो है ये बीमारी फैलने का काम करते हैं। रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सनस कफ और स्नीजिंग। अब जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं अगर वो छींकते वगैरह हैं, तो उनके छींक से जो ड्रॉपलेट के माध्यम से, जो हवा के माध्यम से, अगर वो पास में क्लोज में बैठे हुए इंसान अगर वो सांस लेते हैं, तो इन माध्यमों से जो है ये बीमारी जो है एक दूसरे में फैलने का काम करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये बीमारी किन किन माध्यमों से फैलती है? स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। यह बीमारी जो है खांसी, छींक वगैरह से, खांसने से जो है ये बीमारी फैलती है। क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सनस। अगर जो है कोई भी इन्फेक्टेड पर्सनस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे भी जो है यह बीमारी फैलने का काम करता है। जो अगर वो छींकते हैं उनके ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है वो बैक्टीरिया जो है, जो पास में बैठे हुए पर्सनस होते हैं, उनमें जो है ये बीमारी इनहेल करते हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ ये बीमारी फैलती है। हाईली इन्फेक्टियस डिजीज। यह बीमारी जो है बहुत ही संक्रमित बीमारी होते हैं। इसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इन बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? द इंक्यूबेशन पीरियड
ऑफ whooping कफ इज यूजली 7 to 10 days। इन बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 10 दिन का होता है। इन सम केसेस इट में रेंज फ्रॉम 5 to 21 days। उन कुछ केसेस में जो है ये बीमारी जो है 5 से 21 दिन के बाद जो है पता चलता है, जो ये whooping कफ जो है इन बीमारियों का सिम्टम देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम सिम्टम्स में नॉट अपीयर क्लियरली। इन दिनों में क्या होता है, जो बीमारियों का सिम्टम्स दिखाई सही तरीके से नहीं चल पाता है, नहीं, जिसके वजह से, लेकिन बट द इन्फेक्टेड पर्सनस कैन स्टिल स्प्रेड द डिजीज। लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं वो बीमारी फैला सकते हैं, दूसरे लोगों में जो है वो बीमारी फैला सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 से 21 दिन का होता है, जिनमें क्या होता है, बीमारी जो है उनका सिम्टम पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो बीमारी फैलाने का काम कर सकते हैं। यही है whooping कफ का इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद है सिम्टम्स। सिम्टम्स में जो है अर्ली स्टेज में जो है रनी नोज, नाक से पानी वगैरह गिरेंगे, मिल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, स्नीजिंग, छींक वगैरह आएंगे, माइल्ड कफ, खांसी वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे। अब सिम्टम्स सर्व स्टेज में जो है सर्व कफिंग फिट्स, ज़्यादा मात्रा में खांसी वगैरह होंगे, फिट्स आएंगे, whooping साउंड आफ्टर कफ, घरघराहट आएगा, खांसेंगे तो गले में घरघराहट आएगा, तो ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। वोमिटिंग आफ्टर कफिंग, अब जो है खांसी करते करते हो सकता है कि उल्टी वगैरह भी आ सकते हैं। कौन से, काली खांसी में, पर्ट्यूटिस के, ये सब सारे सिम्टम है सर्व स्टेज में। लास्ट स्टेज में देखा जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में बीमारी गंभीर मात्रा में होती है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में भी जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खांसी वगैरह होता है, तो जिससे पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होते हैं। अब आगे है डायग्नोसिस, इसका निदान क्या है। क्लिनिकल सिम्टम्स में देखा जाए तो थॉट स्वैब टेस्ट, अब जो है गले के स्पूटम से सैंपल लेके स्पूटम टेस्ट करवाया जाता है, PCR टेस्ट करवाए जाते हैं, से पता चलता है कि कौन सी बैक्टीरिया है, फिर वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ब्लड टेस्ट, ये सब सारे क्लिनिकल टेस्ट हुए, इनसे पता चलता है कौन सी बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सपोजिटिव केयर हो गए, ऑक्सीजन थेरेपी इफ रिक्वायर्ड, अगर सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होता है तो ऐसे कंडीशन में जो है ऑक्सीजन थेरेपी भी दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट जो है इजीली सांस ले पाए और उनका बॉडी का ऑक्सीजन जो है मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। प्रिवेंशन, अब इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इन बीमारियों पे कैसे रोक लगाया जा सकता है। TTAP, डिप्थेरिया, टेटनस एंड सेलुलर पर्ट्यूटिस जो है उसका टीका जो है लेना बहुत ही आवश्यक होते हैं। DTAP और TDAP, टिटनस, डिप्थेरिया एंड सेलुलर पर्ट्यूटिस का वैक्सीनेशन, इनका टीकाकरण जो है बहुत ही आवश्यक होता है। वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट whooping कफ, अब जो है टीकाकरण जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं ताकि जो है whooping कफ से बचा जा सकता है। DTAP वैक्सीन्स is given to infants and young children in several doses to build strong immunity। अब जो है DTAP जो वैक्सीन्स जो होते हैं या बच्चों में और इन्फेंट्स में जो है इनका टीका लगाया जाता है ताकि बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, ताकि जो है वो बीमारियों से लड़ सके, फाइट कर पाए। उसके बाद है TDAP, टिटनस, डिप्थेरिया एंड सेलुलर पर्ट्यूटिस वैक्सीन्स जो है TDAP वैक्सीन्स इज गिवन एज ए बूस्टर डोज। अब ये जो है ये बूस्टर डोज होते हैं TDAP वैक्सीन्स टू ओल्डर चिल्ड्रन, एडल्ट एंड प्रेग्नेंट वोमेन, और जो है यह वैक्सीन्स जो है बूढ़े लोगों को, एडल्ट को और बच्चे को और जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उनको ये वैक्सीन्स लगाया जाता है। दिज वैक्सीन्स हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, अब यह वैक्सीन जो है एंटीबायोटिक्स, बॉडी को एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कराने का काम करता है, जो आगे चल के जो है इन बीमारियों से फाइट कर पाता है। दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्व इन्फेक्शंस एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज, अब ये
ये बीमारी को फैलने से रोकने का काम करता है। देन उनके अगेंस्ट जो है यह फाइट करता है और बीमारी को फैलने से भी रोकता है। तो ये दोनों वैक्सीन जो हैं यह बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ वो इम्यून को भी मजबूत रखते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करते हैं। कौन कौन सा वैक्सीन? DTaP वैक्सीन और DTaP वैक्सीन हो गया। ये वैक्सीन जो है यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और TDAP वैक्सीन जो है यह आपके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह बूस्टर डोज होते हैं जो बीमारी को फैलने से भी रोकते हैं और आपके अंदर जो है यह बीमारी को किल भी करने का काम करते हैं। इसके बाद है आइसोलेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको आइसोलेशन बहुत ही आवश्यक होता है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके, बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। एंड इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द अदर स्पेशली इन्फेंट्स एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन। अब जो है आइसोलेशन जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं ताकि जो है बच्चे और जो भी टीकाकरण नहीं लिए होते हैं उनके लिए जो है आइसोलेशन बहुत ही आवश्यक होता है ताकि जो है वैक्सीनेशंस करके जो है उन बीमारियों से बचा जा सकता है, उन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है। आइसोलेशन हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। अब जो है आइसोलेशन जो है वह बैक्टीरिया को फैलने से रोकने का काम करता है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। साथ ही साथ छींकने और खांसने के माध्यम से जो है बैक्टीरिया को फैलने से रोकने का काम करता है। द पेशेंट शुड स्टे आइसोलेटेड अंटिल द डॉक्टर से देयर आर नो लॉन्गर इन्फेक्टियस। अगर पेशेंट जो है आइसोलेटेड होते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, तो उन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है, उन बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। यूजुअली आफ्टर स्टार्टिंग प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट। साथ ही साथ जो है ट्रीटमेंट में जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है ताकि जो बीमारी को जो है फैलने से रोके और बीमारी के ग्रोथ को रोके और बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है कौन? एंटीबायोटिक्स। इसके बाद है गुड हाइजीन प्रैक्टिस। गुड हाइजीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन। पहला है कवर माउथ एंड नोज व्हिल कफिंग और स्नीजिंग। अब वैसे पेशेंट जो छींकते हैं और खांसने के समय जो है अपने माउथ को कवर करना चाहिए, मुंह पे रुमाल रखना चाहिए ताकि जो है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है वो छींक जो है बैक्टीरिया जो है वो फैले ना। वॉश हैंड्स रेगुलर विथ सॉफ्ट एंड वाटर। और हाथ को जो है हमेशा साबुन और पानी से जो है अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपुल। अब वैसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जो बीमार लोग होते हैं उनसे जो है दूर रहना चाहिए। कीप सराउंडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। अब जो है वातावरण को जो है साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए ताकि जो है बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। अब आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? एडुकेट अबाउट वैक्सीनेशन। लोगों को टीकाकरण के बारे में बतलाएं, लोगों को जागरूक करें। इंश्योर प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के बारे में बतलाएं, उन्हें जो है कैसे दवा लेना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में दवा लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के यूज के बारे में बतलाना चाहिए। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस। और पेशेंट को जो है खुद से मेडिसिन लेने की सलाह नहीं देनी चाहिए, उन्हें डॉक्टर के संपर्क में रख के मेडिसिन लेने की सलाह देनी चाहिए। तो ये सब सारे काम जो है एक फार्मासिस्ट का होता है जो लोगों को, पेशेंट को जागरूक करने का भी काम करते हैं। गाइड केयर गिवर्स। साथ ही साथ जो है जो लोग पेशेंट की देखभाल करते हैं उन्हें जो है गाइडेंस करना चाहिए, साथ ही साथ पेशेंट को भी गाइडेंस करना चाहिए, उन्हें जो है सही तरीका बतलाना चाहिए, जो बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, बीमारियों पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब सारे चीज़ों का सलाह जो है एक फार्मासिस्ट देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं और बीमारियों को जो है फैलने से बचाने का भी काम करते हैं। कंक्लूजन। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो वुपिंग कफ इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन। अब काली खांसी को जो है, परट्यूटिस को जो है टीकाकरण के माध्यम से जो है उनसे बचा जा सकता है, उन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट रिड्यूज कॉम्प्लिकेशंस।
स्टार्टिंग के दौरान जो है अगर इन बीमारियों का अगर ट्रीटमेंट होता है तो इन बीमारियों से जो है निदान मिल सकता है, निजात मिल पाएगा। पब्लिक अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना है ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सके, इन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सके और समुदाय में जो है ये बीमारी कम फैले। इन चीज़ों से बचाना जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।